नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कुछ 7 ऐसी मिस्टेक्स जो काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में कर लेते हैं। तो वो चीज़ आपको भी अवॉइड करनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग मैं कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आगे वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये 7 जो मिस्टेक्स है वो अगर आप अवॉइड कर लोगे तो आपको म्यूचुअल फंड से फ्यूचर में अच्छा खासा आपका कॉर्पस जनरेट हो सकता है और अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। उसमें जो फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है, काफ़ी लोग लमसम इन्वेस्टमेंट एट ए टाइम वन टाइम ही कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम का इसलिए मैं मिस्टेक बोलूँगा क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे उसके बाद मार्केट अगर प्लस हो गया तो ठीक है, अगर माइनस चला गया या मार्केट का जो एवरेज आउट जो होना चाहिए जो रिटर्न में, वो बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको कभी भी मैं मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपको लमसम में नहीं जाना चाहिए। आपको सिस्टेमेटिक अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे जो मंथली या क्वार्टरली जो भी आपका टारगेट है या बजट है वो हिसाब से आपको रेगुलरली करते रहना चाहिए। उससे क्या है कि जो मार्केट का जो प्लस माइनस है या फ्लक्चुएशन है उसका आपको ऑलवेज बेनिफिट मिलता रहेगा और ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आप अच्छा खासा कॉर्पस यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो वो मिस्टेक को आपको अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड जो मिस्टेक है वो है इन्वेस्टिंग ऑल अमाउंट इन वन म्यूचुअल फंड। काफ़ी लोग ऐसा होता है कि वो एक ही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया या एक म्यूचुअल फंड में ही पूरा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो पूरी एक ही स्क्रिप्ट में या एक ही टाइप का म्यूचुअल फंड है उसमें पूरा का पूरा आप इन्वेस्ट कर लोगे तो वहाँ से जो रिटर्न मिलना है वो उतना ही मिल पाएगा। आपको डाइवर्सिफिकेशन जो होना है म्यूचुअल फंड में वो जो है वो बेनिफिट है यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको एट ए टाइम वन ओनली सिंगल म्यूचुअल फंड में सिलेक्ट करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये मिस्टेक आप प्लीज़ मत करिएगा। थर्ड जो मिस्टेक है वो है इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड वाया बैंक। काफ़ी सारे ये लोग को ये अभी भी ये पता होता है कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो किसी बैंक ब्रांच पे चले जाओ, वहाँ से जो भी म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेंगे वो हिसाब से इन्वेस्ट कर लो। तो वो वाला कंसेप्ट है, अभी उसमें मत जाओ क्योंकि अगर आप बैंक थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो बैंक का कमीशन यहाँ पे लग जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है उसमें अगर वो बैंक का कमीशन समझो 0.5% भी है तो भी आपको 0.5% तो आपका जो 100 वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 0.5 रुपीज़ तो आपका वो कमीशन में ही चला जाएगा। तो बैलेंस 99.5% जो है रुपीज़ है वही चीज़ आपको इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो आपका ओवरऑल जो खर्चा है इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट होनी चाहिए जैसे ब्रोकरेज है, फिर ये कमीशन हो गया, एक्सिट लोड है, फिर एक्सपेंस रेशियो, काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड के जो खर्चे होते हैं वो खर्चे में ये एक खर्चा आपको बढ़ जाएगा अगर आप बैंक के थ्रू वो म्यूचुअल फंड परचेस करोगे। तो मेरी आपको यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड परचेस करो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से ही साइट से ही परचेस करो। कोई भी वाया मीडिया या बैंक या कोई एजेंट के थ्रू मत करो, ताकि आपका जो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट वो म्यूचुअल फंड में जाएगा। उसमें कोई कमीशन या उसमें बीच में वो वाला चीज़ नहीं रहेगा। तो वो खर्चा आप अवॉइड कर सकते हो। तो वो मिस्टेक भी आपको अवॉइड कर लेनी चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट मिस्टेक है काफ़ी लोग करते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को ये क्वेरी होती है कि कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है और बहुत सारे चीज़ मार्केटिंग भी होता है कि ये अच्छा है वो अच्छा है। तो कुछ जो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड है जैसे फंड ऑफ फंड एक जो नया कैटेगरी निकला है वो तो इतना मतलब अवॉइड करना चाहिए आपको, क्योंकि वो फंड ऑफ फंड क्या होता है उसमें डबल चार्जेस लगेगा। वो जो फंड ऑफ फंड जो म्यूचुअल फंड होता है अगर शॉर्ट में आपको मैं बता दूं तो वो वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो दूसरे म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली। इक्विटी या शेयर मार्केट या जो भी उसका है उसमें नहीं करते, वो दूसरे कोई फंड होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। उससे क्या होता है कि चार्जेस आपका डबल हो जाता है। दो म्यूचुअल फंड का जो चार्जेस होता है या एक्सपेंस होता है वो आपको बियर करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जो मेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा और आपको ज़्यादा खर्चा बेयर करना पड़ सकता है। दूसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है वो भी होता है, वो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड में भी आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा और रिटर्न उसके कंपैरिजन में आपको कम मिलता है।
फिर कुछ ऐसे NFO रहते हैं, न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यू फंड, कोई ना कोई म्यूचुअल फंड कभी ना कभी तो न्यू फंड ऑफर तो रहता है। न्यू फंड ऑफर मतलब कि फर्स्ट टाइम वो ऑफर मार्केट में आ रहा है, उसका अवॉइड मैं करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी पास्ट हिस्ट्री नहीं है, वो कितना रिटर्न दे चुके हैं, कितना रिटर्न दिया हुआ है ऑलरेडी, वो आप यहाँ पे कुछ भी एनालिसिस या सर्च नहीं कर सकते हो। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता ही नहीं है कि क्या रिटर्न हो सकता है, तो वो वाले चीज़ ऐसे जो म्यूचुअल फंड होते हैं, न्यू NFO जो बोलते हैं, उसको आपको जनरली अवॉइड करना चाहिए। फिर जो एक कैटेगरी है जो सेक्टरल म्यूचुअल फंड, सेक्टरल जो स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर है, IT सेक्टर है, और भी कहीं कहीं काफ़ी सारी जो सेक्टर्स होते हैं उसमें वो स्पेसिफिक वो पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं और वो सेक्टर की जो कंपनीज है उसमें ही वो इन्वेस्ट करते हैं। वैसा सेक्टरल म्यूचुअल फंड अगर आप पकड़ लोगे तो वो पर्टिकुलर सेक्टर ही अगर अंडर परफॉर्म किया या वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए या फिर उसमें कुछ जो भी बिजनेस कुछ क्रिटिकल स्टेज पे आ गए, तो उस केस में आपको बहुत बड़ा लॉस होने का यहाँ पे चांस है। तो आपको प्लीज़ सेक्टरल म्यूचुअल फंड है उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि उसमें आपको जो डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे नहीं मिल सकता है। तो ये वाले जो कैटेगरी जो मैं बताया आपको, वो वाली कैटेगरी को अगर आप अवॉइड कर लोगे तो आप वैसी मिस्टेक आप नहीं करने के करिएगा वो सिलेक्शन के टाइम पे म्यूचुअल फंड। फिर नेक्स्ट जो फिफ्थ जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी फंड, अगर आपको इमरजेंसी फंड जो है वो पूरा का पूरा इमरजेंसी फंड म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो अगर मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था इमरजेंसी फंड कितना रखना चाहिए और इमरजेंसी फंड क्या होता है, अगर आपको देखना है तो मैं उसका वीडियो की लिंक आपको आई बटन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड अगर शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ तो वो वैसा मनी जो आपको अगर इमरजेंसी में कुछ आपकी कोई भी अनफोर्सिन अगर कुछ एक्सपेंसेस आपके पास आपको आ जाए तो उसको आप कवर अप कर सको, वैसा इतना तो फंड आपके पास, जैसे 6 महीने का कोई एक्सपेंसेस है या 3 महीना 6 महीना जो भी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो खर्चा के लिए आपको मिनिमम बैलेंस आपके हाथ में रखना चाहिए, वैसा वाला जो मनी होता है या जो फंड जो आपको क्रिएट करना पड़ता है उसको हम बोलेंगे इमरजेंसी फंड। और जनरली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इमरजेंसी फंड आपको फिक्स डिपॉजिट या फिर डेप्ट इक्विटी, डेप्ट म्यूचुअल फंड है या लिक्विड म्यूचुअल फंड, उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको इजीली लिक्विडिटी हो और इमरजेंसी के टाइम पे आपको आपके पास मनी आ जाए और आपको जो भी आपका काम है और या जो भी आपका है वो पर्पस सॉल्व हो जाए। तो काफ़ी लोग ऐसी मिस्टेक कर लेते हैं कि इमरजेंसी फंड जो होता है उसको पूरा का पूरा इमरजेंसी फंड पार्क कर देते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर इमरजेंसी फंड को पार्क कर दिया तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का मैंने बताया था कि वो फ्लक्चुएशन काफ़ी होता है क्योंकि मार्केट पे डिपेंड है, मार्केट का प्लस माइनस के ऊपर डिपेंड है। तो वैसा अगर मिस्टेक आप करोगे इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट करके तो आपको जब रिक्वायरमेंट होगी इमरजेंसी के टाइम पे, उस टाइम पे आपको फंड से शायद पैसा आप नहीं निकाल पाओ या निकालना भी कम निकाल पाओ तो कम हो जाए या कोई लॉस है तो वो फिर आपको बियर करना पड़ सकता है और आपको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड कर लेना चाहिए। फिर सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द टैक्सेशन इम्पैक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता है कि ये जो है म्यूचुअल फंड से जो भी आप इनकम करोगे तो इनकम का टैक्स कितना पे करना पड़ सकता है। तो वो चीज़ अगर आप जाने बिना ही आप इन्वेस्ट करोगे और इन्वेस्ट करके बाद सेल करोगे, ट्रेडिंग करते रहोगे म्यूचुअल फंड में और स्विच ओवर होते रहोगे, तो उसमें आपको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस या बहुत बड़ा कॉस्ट इनकर करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अगर शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड होता है, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, म्यूचुअल फंड में दो टाइप की इनकम होती है, एक तो शॉर्ट टर्म म्यूचुअल कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको होता है विद इन 1 ईयर में, अगर आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ सकता है जो भी ब्रैकेट में आप फॉल करते हो। जैसे आप अगर 10% ब्रैकेट जो है इनकम टैक्स का, उसमें या 20% या 30% जो भी ब्रैकेट में आप फॉल करते हो वो हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। वही चीज़ अगर आप आफ्टर 1 ईयर अगर सेल करते हो
म्यूचुअल फंड, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू 1 लाख जो अगर होता है तो वो एक्सेम्प्ट होता है, और बियॉन्ड 1 लाख है तो उसके ऊपर फिर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ सकता है। तो ये टैक्सेशन मैटर है, वो भी आपको कंसिडर करके ही आप अपना सेल और परचेज का ट्रांजेक्शन इनकर करना चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें आफ्टर टैक्स, क्योंकि आपको इनकम जो मिलने वाली है वो नेट ऑफ टैक्स ही मिलने वाली, टैक्स भी डिडक्ट करके बाद में जो नेट इनकम है वही आपके लिए प्योर इनकम हो गई। तो वैसा चीज़ में अगर आप ज़्यादा टैक्स भी पे कर लोगे, आप अगर फॉर एग्जांपल 30% टैक्स स्लैब में हो या 20% में हो, और शॉर्ट टर्म में आपने कोई अगर म्यूचुअल फंड लेके बेच दिया, तो आपको ऊपर डायरेक्टली 20% या 30% वाला स्लैब है वो एप्लीकेबल हो सकता है, और वो हिसाब से फिर आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। वही चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट आफ्टर 12 मंथ्स अगर आप बेचोगे तो वो हिसाब से फिर आपको 1 लाख तक तो एग्जम्प्ट ही है, और बियॉन्ड 1 लाख 10% है। तो वो वाला चीज़ है, उसको भी आपको कंसिडर करने करके ही फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और लास्ट जो 7th पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल AUM। AUM मतलब एसेट अंडर मेंटेनेंस, क्योंकि काफ़ी म्यूचुअल फंड है, ये चीज़ आपको ज़रूर देख लेना चाहिए कि जो भी आप इन्वेस्ट में करने जा रहे हो म्यूचुअल फंड में, वो म्यूचुअल फंड की एसेट अंडर मेंटेनेंस जो होती है वो सफिशेंट होनी चाहिए। ताकि क्या है कि वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर फंड की रिक्वायरमेंट हो और उस टाइम पे अगर आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालो, तो कुछ कुछ टाइम पे ऐसा अगर छोटी फंड साइज है, फंड साइज जो बोलते हैं म्यूचुअल फंड की, वो अगर स्मॉल फंड साइज है तो फिर आपको वहाँ से पैसा विड्रॉ करने में भी काफ़ी तकलीफ आ सकती है, और विड्रॉ शायद रिजेक्शन भी हो सकता है कुछ कुछ केस में, अगर वो वहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, वैसा कैटेगरी वाला म्यूचुअल फंड है। तो उस केस में फिर आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स या दिक्कतें आगे जाके हो सकती है। तो वैसा स्मॉल स्मॉल एकदम 500 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ वैसा अगर स्मॉल साइज ऑफ फंड साइज होती है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे, भले ही रिटर्न मिल रहा है, मगर आपको आपका फंड की सिक्योरिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनकम तब कब इन अर्न कर पाओगे जब आपका फंड सिक्योर है। अगर आप फंड टाइमली अगर आपको चाहिए, आप विड्रॉ करना चाहते हो, उस टाइम पे अगर आपको फंड ही नहीं मिल पा रहा है, तो वैसा वाला कैटेगरी को आपको अवॉइड कर लेना चाहिए, और वैसा कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो था कुछ 7 ऐसे मिस्टेक्स जो जनरली लोग कर लेते हैं म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के टाइम पे। तो आप प्लीज़, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि आप भी ऐसे अगर मिस्टेक है वो अवॉइड करिएगा, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आपको इनकम या कॉर्पस आप बिल्डअप क्रिएट कर पाओ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग रेगुलरली टैक्सेशन एंड अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस। थैंक यू।